नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। आज मामला बहुत संवेदनशील है जो आपके दिमाग में कई सवाल खड़े करेगा। एक पिता जो अपनी बेटी की हिफाजत कर रहा था, अपनी बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ का विरोध कर रहा था, वो आज इस दुनिया में नहीं है। उसे मार दिया गया, गोलियों से भून दिया गया। और उस बेटी ने, जिसके लिए वो पिता लड़ाई लड़ रहा था, उसी बेटी ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। क्या समझ रहे हैं आप इस तकलीफ को? भगवान ना करे कि किसी को भी ऐसा दिन कभी देखना पड़े, लेकिन जिसके साथ ये सब हुआ वो परिवार आज किस हाल में होगा। ये जो दर्द है ना, इन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन अब उम्मीद एक ही बाकी है और वो है इंसाफ मिले। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं जहन में। मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। सवाल आज राजनेताओं से भी है कि ऐसे हैवानों को आखिर शरण कौन देता है। सवाल आपका में आज इसी पर होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन दुखद है कि ये सुर्खियां गलत वजहों से हैं। 1 मार्च 2021 यानी कि अभी 2 दिन पहले की बात है, सोमवार को, जब एक किसान अपने खेत में था, किसान का परिवार भी वहां पर मौजूद था। अचानक से कुछ लोग वहां पर आते हैं, फायरिंग करते हैं और किसान पर कई राउंड की फायरिंग करने के बाद बड़े ही आराम से आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। पूरा मामला अगर आप जानेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी, आपको तकलीफ भी होगी, गुस्सा भी आएगा, लेकिन रिपोर्ट देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद सवाल आपका में चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे। ये आंसू, ये दर्द भरी आवाज, ये इंसाफ के लिए गुहार कलेजा चीर रही है। उसने मेरे साथ छेड़खानी किया, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। इस रोती बिलखती बेटी का दर्द जहन को झकझोर रहा है। यूपी सरकार भले ही कानून व्यवस्था को लेकर कितने ही दावे कर ले, लेकिन कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आ ही जाती है जो इन तमाम दावों को धराशायी कर देती है। 6-7 लोग थे, मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता। इस बेटी के पिता को गोली मार दी, लेकिन क्यों? क्योंकि एक पिता ने अपनी बेटी की हिफाजत का फर्ज निभाया और उस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कराया जो उसकी बेटी से छेड़छाड़ कर रहा था। क्या ऐसा करना गुनाह है जो इसकी सजा पिता को जान गंवाकर चुकानी पड़ी? यह घटना है हाथरस के सासनी थाना क्षेत्र के नौजरपुर गांव की, जहां मां और बेटी के सामने यह घटना हुई। एक पत्नी ने अपनी आंखों के सामने अपने पति को खो दिया, एक बेटी ने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को खो दिया। क्या इस दर्द को आप समझ सकते हैं? इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी की पहचान गौरव शर्मा के रूप में हुई है। मामला 2.5 साल पुरानी रंजिश से जुड़ा है। जुलाई 2018 में आरोपी गौरव शर्मा के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद गौरव शर्मा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 1 महीने के बाद ही जमानत पर वो बाहर आ गया था। लेकिन सोमवार की शाम आरोपी गौरव की पत्नी और मौसी गांव के एक मंदिर में पूजा करने गई थी, जहां पर मृतक की दोनों बेटियां भी मौजूद थी। पुराने विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद आरोपी गौरव और मृतक भी वहां पर पहुंच गए। गौरव लगातार मुकदमा वापस लेने पर दबाव भी बना रहा था। गौरव ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित लड़की के पिता पर कई राउंड की फायरिंग की, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। एक आरोपी इसमें गिरफ्तार हुआ है। मामला गंभीर है, सरकार भी एक्शन में है, लिहाजा वारदात में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का भी आदेश दिया है। जल्द ही इंसाफ मिलेगा, ऐसा दावा भी है और उम्मीद भी।
लेकिन जिस बेटी के सर से पिता का साया उठ गया, क्या वो कभी वापस मिलेगा? जवाब है नहीं, लेकिन एक आखिरी आस है इंसाफ की, और सवाल है कई, जिनमें से एक सवाल जो बार बार उठता है वो ये कि आखिर कब तक। खबर फास्ट के लिए पूजा सचदेवा की रिपोर्ट। खून खौल उठता है ऐसी खबरें देखकर, लेकिन कई सवाल जहन में उठते हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। आज कुछ सवाल इसी मुद्दे से जुड़े जो मैं मेहमानों से पूछूंगी और जवाब उनसे चाहूंगी कि वो इसका जवाब भी दें ताकि इस बेटी को इंसाफ मिल सके। आखिर इस बेटी के आंसू को इंसाफ मिलेगा कब? सबसे पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि मुख्य आरोपी जो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है उसकी गिरफ्तारी कब होगी? तीसरा सवाल कि आखिर ये अपराधी किसकी शह में पड़ रहे हैं? क्या इस अपराधी का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कई जगहों पर मैंने इस पीड़िता के इंटरव्यूज को सुना जिस पर वो कह रही थी कि उनकी तरफ से पहले जब धमकी भरा एक कॉल आया था इस आरोपी की तरफ से, तो पीड़िता ने पुलिस को कॉल किया, लेकिन उसके बाद भी पुलिस समय पर क्यों नहीं पहुंची है? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए खुद जो इस पूरे मामले में पीड़िता हैं वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नहीं चाहूंगी कि आपकी आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज करें, आपको मैं लक्ष्मी कहकर पुकारूंगी। लक्ष्मी, मैंने पूरा प्रकरण यहाँ पर दर्शकों को समझाने की कोशिश की कि क्या कुछ आपके साथ हुआ। बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है ये सब सुनकर, लेकिन लोगों को पता लगना चाहिए। मैंने कई जगहों पर आपके इंटरव्यू सुने जिसमें आप ये कह रही थी कि एक धमकी भरा कॉल आपके पास आया था, जिसके बाद आपने पुलिस को कंप्लेंट की थी। क्या आपने पुलिस को कंप्लेंट की थी? उसके बाद क्या कुछ हुआ? हाँ, मैंने पुलिस को फोन किया था। पर मेरे अंकल जी को हमारे घर पहले से ही आते जाते हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि बेटा हमारी गाड़ी लेट हो जाएगी तो आप 112 पे कॉल कर देना, वो 5-7 में वहाँ पहुँच जाएगी आपके पास। जी, तो कितनी देर के बाद पुलिस आपके पास पहुँचती है? पुलिस तो पहुँची नहीं थी, फिर बाद में जब ये सब हो गया उसके बाद पुलिस आई थी। क्या चाहती हैं? इस मंच के जरिए सब आपको सुन रहे हैं, आप क्या चाहती हैं? इस पूरे मामले में किस तरीके से इंसाफ चाहती हैं? बस मैं चाहती हूँ जैसे मेरे पापा को मारा वो वैसे ही मरे, मुझे नहीं पता, बस मुझे इंसाफ चाहिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए। ऐसे लोग जिंदगी में रखने चाहिए, वो नंबर का आतंकवादी है, ऐसे लोग जिंदगी नहीं होने चाहिए देश में। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है योगी जी से, प्लीज मुझे इंसाफ दिलाइए, इंसाफ दिलाइए। 2018 में आपकी तरफ से एक मुकदमा दर्ज किया गया था, उस पर क्या कुछ हुआ था उस दौरान? का मुकदमा था, मैं और पापा लड़ रहे थे एक साथ। फिर एक बार उसने वो तभी से फिर केस वापस लेने की धमकी दे रहा था। हमने मना कर दिया, नहीं मैंने नहीं मना कर दिया, नहीं केस वापस नहीं लेना। पापा ने मना कर दिया केस हमें वापस नहीं लेना। तो फिर उसके बाद उसने एक बार वो मेरे पापा पे अटैक किया था 2019 में, 19 फरवरी को। तो वो गन लेके मेरे पापा के पीछे भागा था, वहाँ केसों पे मेरे पापा अपनी जान बचा के वहाँ से भाग आए थे। तो मेरे पापा को धमकी देता हुआ वो भाग गया गाड़ी से। पापा घर पे आए, मेरे पापा से कहा कि पापा चलो इसके खिलाफ कंप्लेन लगते हैं, एक कंप्लेन और इसके खिलाफ लिखाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। तो मेरे पापा गए थे थाने, तो वहाँ कंप्लेन लिखवाई थी। फिर उसका फिर कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं। फिर उसके बाद इसकी शादी वादी हुई, आता तो था ये गांव में, तो धमकी वमकी सी देता था, ऐसे ही खेतों पे गाड़ी डराता था। देखिए ये कभी ना इसने फिर गन यूज की, ना कभी इसने फायर वायर किया, कुछ भी। उसके बाद फिर ये 1 मार्च को फिर ये सब हुआ है, इसकी प्लानिंग के साथ। क्या लगता है आपको लक्ष्मी, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन क्या इस इंसान का हो सकता है? समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हैं? क्या आप इसको जानती थी पर्सनली? ओपन करके देख लो, उससे पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको। ठीक है। और इसने मुझे धमकी भी दी है, पहले भी धमकी देता था कि मेरे ऊपर बड़े बड़े नेताओं का हाथ है और कोई नहीं कर पाएगा, ये हो जाएगा तो हो जाएगा, पहले भी ये धमकी देता था। मेरे से बोलता है पहले तेरे बाप को तेरी आंखों के सामने मारूंगा, ऐसे कर। लक्ष्मी, 1 मार्च को जो भी कुछ हुआ आपकी आंखों के सामने हुआ था क्या? वो मेरी आंखों के सामने हुआ था, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था, मेरी मम्मी के सामने हुआ, सब कुछ।
बहुत तकलीफ हो रही है और शायद आपकी इस तकलीफ को कोई भी उस तरीके से समझ नहीं सकता जिस तकलीफ से आप और आपका परिवार इस वक्त मुझे लगता है जूझ रहा होगा। आपका बहुत शुक्रिया लक्ष्मी, आप हमारे साथ जुड़ी और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस मंच के जरिए और तमाम मीडिया कर्मी भी मुझे लगता है आपके इस मामले को अच्छे तरीके से उठा रहे हैं, जल्द ही आपको इंसाफ मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बेटी करहा रही है, दर्द में रो रही है, इंसाफ की गुहार लगा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस बेटी के सर से पिता का साया उठ चुका है, क्या वो साया कभी उसको वापस मिल पाएगा? इसका जवाब है नहीं। लेकिन एक ही उम्मीद बाकी है अब, वो है इंसाफ की उम्मीद। उम्मीद है कि इंसाफ जल्द मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आपने खुद सुना पीड़िता को, वो ये बोल रही है कि समाजवादी पार्टी से कोई ना कोई कनेक्शन है इस आरोपी का, क्योंकि पहले भी जब धमकियां दी जाती थी उसकी तरफ से तो कहीं ना कहीं इस तरीके का रोब झाड़ा जाता था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन की खबरें भी सामने आ रही हैं। मेरे साथ दो मेहमान इस वक्त और जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे। सुनील सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, लक्ष्मीकांत हैं जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी बीजेपी के। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है सुनील सिंह अब से कुछ ही देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। लक्ष्मीकांत जी, अभी पीड़िता हमारे साथ जुड़ी थी, आपके पास मैं आती हूं, लेकिन सुनील सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरा उन्हीं से रहेगा। सुनील जी, मुझे लगता है कुछ कहने सुनने की जरूरत है नहीं अब। आपने खुद पीड़िता को अगर सुना हो, वो सीधे तौर पर कह रही है बहुत कॉन्फिडेंटली कि समाजवादी पार्टी से कनेक्शन था। जी, मैं पीड़िता की बात को सुन करके निःशब्द हूँ। निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्दांत घटना को अंजाम दिया है उस अपराधी ने। बात तो वो किस पार्टी का है, किस संस्था से है, किस संगठन से, इससे नहीं है। वो एक अपराधी है, उसने अपराध किया है। हमारी पूरी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि मैं देखना चाहता हूं कि हाथरस की बेटी के साथ जो अत्याचार किया है, उसकी छेड़खानी के बाद उसके पिता के सीने में जो गोलियों को उतार दिया है, और उस दुर्दांत अपराधी को काउंटर में कब मारा जाता है, इस चीज का हम इंतजार करते हैं। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है ये सुनकर। सुनील जी, एक बात नहीं होनी चाहिए। एक सवाल आपसे बीच में पूछना चाहूंगी। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है जानकर कि राजनीति से ऊपर उठ के आपने इतनी अच्छी बात इस मंच के जरिए बोली है कि सजा मिलनी चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए। लेकिन क्या आपके पार्टी से ताल्लुक रखता था वो व्यक्ति? ठीक है, अब कौन किस पार्टी, हमने बताया ना कि वो लक्ष्मी जो पीड़ित बेटी है, वो किसके दबाव में आकर के ये बात कह रही है, ये तो बात की बात होगी। बट अभी उसने अपराध किया है। सर, किसके दबाव में, ये आप कैसे कह सकते हैं कि दबाव में वो ऐसा बोल रही है? चीजें उसको करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े चालू होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से मुद्दों को मोड़ते हैं और मुद्दों के मोड़ने में बड़े माहिर हैं। वो तो दूसरी बात हो गई, वो किस पार्टी का था, किस संगठन का था, किस दल का था। अच्छा, मैं कहता हूं, आप ये कह रहे हैं कि आज से 2 दिन पहले जिस बेटी ने अपने पिता को खो दिया, उसकी अर्थी को कंधा दिया, वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर बोल रही है कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है आरोपी। पहले तो उसके आंसू को पोंछने की आवश्यकता है पूजा, पहले उस बेटी के आंसू को पोंछने की आवश्यकता है। अपराधी कोई भी हो, अपराधी किसी से जुड़ा हो, अपराधी ने अपराध किया है और सरकार की जिम्मेदारी है कि आखिर अपराधियों के मन में कानून का खौफ क्यों नहीं आ रहा है। जहां तक रासुका लगाने की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं, जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं तब से रिकॉर्ड लोगों के ऊपर इन्होंने रासुका लगाया, लेकिन अपराध अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी जवाब दीजिए, क्या चल रहा है यूपी में? कहाँ है मिशन शक्ति, कहाँ है सारे दावे? बेटियां सुरक्षित रहेंगी यूपी में? कहाँ सुरक्षित हैं? जो शिकायत करता है ईव टीजिंग के खिलाफ, छेड़छानी के खिलाफ, उसे मार दिया जाता है। सर, निश्चित तौर पर ये पूरा प्रकरण बेहद गंभीर, संवेदनशील और क्या क्या शब्द इस्तेमाल करूं, लेकिन कुल मिलाकर मैं इतना कह सकता हूं कि इस प्रकार के प्रकरण पर कोई राजनीतिक विषय नहीं है। सरकार में है, सरकार को न्याय देना चाहिए, और मैं भी इस बात से सहमत हूं, इस प्रकार के दुर्दांत और दुस्साहसी अपराधी का एनकाउंटर ही एकमात्र हल है। और अगर किसी वजह से ये पकड़ में आता है, जेल जाता है, तो कम से कम जिंदगी जेल से बाहर ना निकले, अंत में इसका शव ही बाहर आए। लेकिन कब होगा सर ऐसा? 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक पुलिस की गिरफ्त में है नहीं वो। आपने देखा कैसे खौफ में जी रहा है उसका परिवार। अरे मेरा अगला सेंटेंस सुन लीजिए, मैंने बिटिया की आवाज को सुना है।
बोल नहीं पा रही थी सर वो। 2018 से इस घटनाक्रम पे कहीं ना कहीं पुलिस का रोल भी है। मेरा ये मत है कि किसी भी जांच में समानांतर पुलिस के रोल की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर पुलिस ने किस स्तर पर लापरवाही की है। सर कौन करेगा जांच? पुलिस सरकार करेगी। कब करेगी सर? बिल्कुल करेगी। इस तरह के मामले में सरकार किसी के साथ कोई मरम्मत नहीं करेगी। इस प्रकार के अपराध की मतलब एक शब्द इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, पराकाष्ठा है ये। जहां जहां पुलिस की लैब से वो भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो अपराधी है गौरव, इसको तो निश्चित तौर पर ऐसा दंड मिलना चाहिए जो समाज में एक संदेश जाए और उस संदेश के माध्यम से और लोगों को इस प्रकार के अपराध करने का साहस न। सर मेरे और कई सवाल हैं आपसे, आप बने रहिए मेरे साथ। एक दर्शक हैं रोहतक से, सुरेश जी स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। देखिए ये पार्टी का किसी का भी संबंध इस पार्टी व्यक्ति का रहा हो, 1918 से 2018 से लेकर इनको पता है पुलिस को कि ये दुरंत अपराधी है। और माँ बहन बेटी बता रही हैं कि हमारा इनके साथ तर्क वितर्क हुआ। तो पुलिस की लापरवाही इसमें साफ दिखती है। तो उनको क्यों नहीं उसी टाइम गिरफ्तार किया गया, क्यों नहीं केस किया गया? अब योगी जी हैं हमारे, वो चुनाव में व्यस्त है। अपराध की पराकाष्ठा देख ली कितनी बढ़ चुकी है यूपी के अंदर। तो ये क्या सही है? सिर्फ सर बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े और अच्छा सवाल किया आपने। इस सवाल का जवाब लेंगे हम। सतीश जी हैं भिवानी से। सतीश जी स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी। नमस्कार मैडम, सरकार को चाहिए कि कड़े से कड़े कानून बनने चाहिए और इसका जो भी अपराध होता है उसको 3 साल उससे पहले उसके यानी कि रिजल्ट आ जाना चाहिए। तब जाकर कुछ कानून में यानी कि अपराध कम होंगे, नहीं था कोई चांस नहीं कम होने के। सरकार को चाहिए कि हम अपने कानूनों में बदलाव करें। बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े आप हमारे साथ। लक्ष्मीकांत जी देखिए, आप सरकार में हैं, सवाल तो आपसे बनते हैं। मुझे एक सवाल आपसे मैं जानना चाहती हूँ, इसका जवाब। अभी पीड़िता हमारे साथ जुड़ी थी, मैंने सबसे पहला सवाल उनसे ये किया था कि आपकी तरफ से क्या पुलिस को कॉल किया गया जब पहली वार्निंग आपको दी गई थी? उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस को कॉल किया था, पुलिस ने कहा गाड़ी पहुंचने में देरी हो जाएगी, आप अभी 112 नंबर पर कॉल कर लीजिए। लेकिन जब उसके पिता की मौत हो चुकी थी, पुलिस उसके बाद वहां पर पहुंची। क्या पुलिस पर किसी तरीके का कोई दबाव था क्या? मैंने एक बात कही ना कि 2018 से और जिस दिन इसके पिता का दुखद अंत हुआ उस दिन तक पुलिस की भूमिका भी संदेहास्पद है और उसकी भी जांच होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर सिपाही से लेकर दरोगा तक, दरोगा से लेकर सीओ तक, कोई भी हो उसका इंचार्ज जिम्मेदार, एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई चाहिए, जिससे कि पुलिस विभाग में भी मैसेज जाए कि एक तरफ सरकार का मिशन नारी शक्ति चल रहा है और उस वक्त आप महिलाओं की FIR पर थानों में अलग अलग सेल बनाए गए, महिला सेल, और उसके बाद भी ये लापरवाही जिसने भी की है, निश्चित तौर पर मैं तो ये कहूंगा कि उसका भी बराबर का समकक्ष अपराध है, गौरव के बराबर का। कहीं ना कहीं उसको हिम्मत बढ़ी है गौरव अपराधी की इस प्रकार के अपराध करने की। कार्रवाई निश्चित ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम भविष्य में पुलिस विभाग के लोग किसी भी महिला की या किसी भी पीड़िता की शिकायत पर 1 सेकंड की भी लापरवाही करने का न सोच सकें। पर एक नंबर 2, अपराधी की तो हिम्मत ना पड़े, ऐसा उसका अंत होना चाहिए। ये मेरा भी आग्रह है। जी, मैं वापस लौटती हूँ आपके पास। एक दर्शक अंबाला से रूपा जुड़ गई है। रूपा जी स्वागत है आपका। हेलो जी। हेलो। हाँ जी रूपा जी बताइए। हाँ जी मैम नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी, जो ये हो रहा है ये हम लड़कियों के। हेलो मैडम, रूपा जी सुन रहे हैं, पूरी कीजिए अपनी बात। बंदे को बहुत बुरी सजा दो कि वो कभी जेल से बाहर ना निकल पाए। इसने जो हमारी इनके साथ हुआ है कल को हमारे साथ भी हो सकता है। बिल्कुल। ये क्या गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, हम लड़कियों के लिए? बहुत शुक्रिया आपका रूपा जी, आप जुड़ी।
और बहुत ही मार्मिक मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। और मैं समझ सकती हूँ कि जब देश की महिलाएं, लड़कियां इस मुद्दे पर बोल रही हैं तो कितना खौफ उनके अंदर भी होगा कि आज जो लक्ष्मी के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है कल को। तो कुछ ना कुछ ऐसा कानून, कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए आरोपियों पर। एक दर्शक हैं करीम खान एमपी से। करीम खान जी, स्वागत है आपका। जी मैं ये कह रहा था। हेलो। हाँ जी सर, सुन रहे सर, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। हेलो। हाँ जी, हेलो। करीम खान जी, दोबारा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। आपका टीवी का वॉल्यूम तेज है, इस वजह से आपकी आवाज लेट पहुंच रही है मुझ तक। सुनील सिंह जी, आपने बहुत अच्छी बात से शुरुआत की थी कि कोई भी कार्यकर्ता हो, किसी भी पार्टी का, कार्रवाई होनी चाहिए, एनकाउंटर तक की बात आपने कह दी। लेकिन तुरंत बाद आपने क्या बोल दिया कि पीड़िता पर हो सकता है किसी तरीके का कोई प्रेशर हो। मैं उसी पे आ रहा था। आपने तो उनको इनवाइट कर लिया, लक्ष्मीकांत जी को। हाँ जी, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर ये जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि अगर या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दे, या तो अपराधी का राम नाम सत्य हो जाएगा, और नहीं तो अपराधी जेल चला जाएगा। ये 3-4 साल से उत्तर प्रदेश की जनता सुन रही है, और हर महीने हर दिन उत्तर प्रदेश की बेटी को ये दुर्दांत अपराधी उनको जो है अपना शिकार बना रहे हैं। अगर ये पुलिस, योगी आदित्यनाथ की पुलिस, अगर उस आरोपी को, जब उसकी बेटी की पहली शिकायत गई थी, उस पर कड़ी कार्रवाई की होती, तो क्या जरूरत थी उस अपराधी की कि इस तरह का काम करता? उस बेटी के सर से उसके पिता का साया छीन जाता? हिम्मत थी क्या? लेकिन नहीं, ये सिर्फ दावे करने वाले लोग हैं, ये सिर्फ हेडलाइन स्टेटमेंट देने वाले लोग हैं। अगर ये आरोपी आपकी पार्टी से संबंधित हो, अगर मैं कह रहा हूँ, सर एक सवाल, छोटा सा सवाल, सर छोटा सा सवाल, अपनी बात पूरी कीजिएगा। आप ही की बात में से सवाल पूछ रही हूँ। अगर ये आरोपी आपकी पार्टी से संबंधित हो तो क्या आप सेम बात कहेंगे? मैं कह रहा हूँ मेरा भाई हो, अगर अपराध किया है, अगर कानून को तोड़ा है, तो उसके खिलाफ वही कार्रवाई होनी चाहिए जो कार्रवाई एक दुर्दांत अपराधी के साथ होती है। बात पार्टी की नहीं होती है। आखिर कानून का भय क्यों नहीं है लोगों के मन में? क्यों पश्चिम बंगाल में जाकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश जल रहा है और पश्चिम बंगाल में जाकर के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। सर सवाल तो ये भी है ना कि ऐसे आरोपियों को, ऐसे अपराधियों को कैसे जगह दे दी जाती है पार्टी में? सवाल तो ये भी है सर। मैं तो कह रहा हूँ कैसे जगह मिलती है, कहाँ जगह मिलती है? मैं कह रहा हूँ ऐसे अपराधियों का स्थान या तो यमलोक में होना चाहिए या तो जेल के शिकंजों के पीछे होना चाहिए। पीड़िता कह रही है आपके पार्टी से संबंधित है वो। अब मैं पीड़िता की बात को काउंटर नहीं करता हूँ। मैं किसी भी दल से, किसी भी पार्टी से, किसी भी व्यक्ति से संबंधित हो, अपराधी अपराधी होता है। पूजा लक्ष्मीकांत जी क्या कहेंगे इस पर? अपराधी अपराधी होता है। पूजा जी, मुझे तो केवल इतना कहना है, जो सुनील सिंह जी ने शुरुआत में बात कही थी, अगर पीड़िता ने एक राजनीतिक दल का नाम लिया था, मैंने नहीं लिया था, सुनील जी ने नहीं लिया था, पीड़िता के बयान को आधार बनाकर आपने प्रश्न पूछा था। मेरा केवल इतना कहना है कि हम इतनी बात पर रहें कि जिस व्यक्ति ने ये घटना की है, नजीर बने ऐसा दंड उसे मिले, चाहे वो एनकाउंटर हो, चाहे वो ताजिंदगी जेल में रहने वाली सजा मिले। लेकिन कुल मिलाकर लड़कियों में ये भरोसा आना चाहिए कि हम मिशन नारी शक्ति अगर चला रहे हैं तो निश्चित तौर पर धरातल पर उतरकर महिलाओं के साथ खड़े हैं। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, अगर इस तरीके के मामले होंगे तो कैसे शक्ति मिलेगी लड़कियों को? नहीं, कठिनाई है, लेकिन इस तरह के मामलों में हो जाने वाली, मैं वहीं फिर खड़ा हूँ कि पुलिस की भूमिका की भी जांच 2018 से लेकर अब तक की होनी चाहिए। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, एक लड़की होने के नाते, अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो क्या वो अपने घर में छेड़छाड़ के बारे में बता पाएगी? अगर उसके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार किया जाता है, क्या वो अपने घर पर बता पाएगी? लेकिन कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, नजीर बने होनी चाहिए, और भविष्य में कोई साहस न जुटा सके इस तरह घटना करने का, ऐसी परिस्थिति निर्माण होनी चाहिए। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी। 2018 में जब छेड़छाड़ हुई थी इस लड़की के साथ, जब मुकदमा दर्ज कराया गया था, 1 महीने के लिए ये गौरव शर्मा, जिसका नाम बताया जा रहा है आरोपी का, ये जेल में गया था, लेकिन 1 महीने के बाद जमानत पर ये छूट जाता है। क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में भी 0 टॉलरेंस होनी चाहिए? देखिए, वो तो कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया है। पुलिस ने उसे अगर जेल भेज दिया, अब अगर न्यायालय के नियमों के अधीन कहीं उसको बेल का अधिकार था, वो मिल गई, लेकिन
उसके बाद भी पुलिस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, क्षेत्रीय पुलिस को, कि जब इसकी मेंटेलिटी ऐसी है तो कोई ना कोई रास्ता निकालकर इसको फिर शिक्षे के पीछे भेजा जाना चाहिए। सर, धमकियां दी जा रही थी बाहर आने के बाद भी। मैंने कहा ना, पुलिस की भूमिका की जांच होनी चाहिए। सर, क्या आप इस मंच के जरिए आश्वस्त करते हैं, क्योंकि आप बार बार एक बात दोहरा रहे हैं कि पुलिस की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, लेकिन वो जांच तो सरकार ही करेगी ना, आप लोग ही करेंगे। सर, इस मंच के जरिए क्या आप ये आश्वस्त करते हैं कि पुलिस की भूमिका पर जो सवाल उठ रहे हैं उसकी जांच आप कराएंगे? अपराधी पर आंसुका लगाएगी तो निश्चित तौर पर आप ये मान कर चलिए कि इससे संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच समानांतर होगी। सर, उम्मीद करते हैं कि जो आप इस मंच के जरिए कह रहे हैं ऐसा हमें देखने को मिलेगा। आपकी उम्मीद पर सरकार खरा उतरेगी, ये मैं कहने में सक्षम हूँ। लेकिन सर, एक सवाल और भी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं यूपी में जिस तरीके के मामले सामने आते हैं, पुलिस की यहाँ पर कार्रवाई पर भी सवाल उठते हैं, लेकिन सरकार पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि सरकार लगातार एक बात का जिक्र करती है कि उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं, बेटियों को किसी तरीके की कोई दिक्कत उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। तो फिर ऐसा कैसे हो जाता है सर बार बार? देखिए, घटना इन्हीं दो लोगों के बीच की है, और अगर पुलिस ने 2018 से लेकर अब तक कुछ सख्त किया होता तो शायद ये परिस्थिति निर्माण नहीं होती। मेरा इतना ही निवेदन है कि अब इस परिस्थिति में देखो, पिता उसके वापस नहीं आ सकते, बिल्कुल, लेकिन पिता के हत्यारों के साथ कार्रवाई होकर उसको न्याय मिले, ये संतोष उस बिटिया को हो सके, इतना काम सरकार का, प्रशासन का और हम लोगों का है, हम लोग करेंगे। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब दिए और इस मंच के जरिए लोगों को आश्वस्त करने का काम किया कि इस पूरे मामले में हमें निष्पक्ष जांच कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी और पुलिस की कार्रवाई पर जो सवालिया निशान खड़े हुए हैं उस पर भी कार्रवाई सरकार में बैठे मंत्री, सरकार में बैठे नेता यहां पर करेंगे। एक बेटी के सामने उसके पिता की हत्या कर दी जाती है, एक पत्नी के सामने उसके पति की हत्या कर दी जाती है। इतना संवेदनशील मामला है, इस मामले को बताते हुए रूह कांप उठती है, कलेजा चीर जाता है। लेकिन अब हो क्या सकता है? बेटी के सर पर पिता का साया वापस नहीं आ सकता, लेकिन एक ही उम्मीद बाकी है, वो ये कि इस बेटी को इंसाफ मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसी सिर्फ एक ही बेटी नहीं, ऐसी हजारों लाखों बेटियां हैं जो आज भी इंसाफ के लिए धक्के खा रही हैं, आज भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं। खबर फास्ट पर लगातार इस खबर से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।